देखो बच्चों, पिछले दिन जो क्लास चल रहा था संसाधन उपयोग, इसके बारे में दो बातें हमने कहा था, प्राकृतिक और मानव निर्मित। ये दो संसाधन पिछले दिन बताया गया था। जैसे इस बार डिटेल्स में जैसे जानिए उस बात को। संसाधन वैसे मुख्यतः दो प्रकार का है, भौतिक और जैव या मानवीय कह सकते हैं। जीवन जिसमें होता है, कुछ चीजें होती है निर्जीव, कुछ चीजें होती है सजीव। तो भौतिक जिसको कह रहे हैं, भौतिक में जिसमें बहुत सारी चीजें आप देख पाते होंगे, ईटा है, पत्थर है, मिट्टी है, ये सब क्या है, भौतिक आता है ना। सारी चीजें जिसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और जैव माने समझ जिसमें जीवन होता है, ये मुख्य रूप से ऐसा होता है। लेकिन आज मैप के आधार पर बहुत सारी बातें हमें आज बताना है। सबसे पहले समझना है कि कुछ ऐसे देश हैं जो संसाधन के मामले बहुत धनी होते हैं, जिनके पास जितना ही ज्यादा संसाधन है वो देश उतना ही धनी माना जाता है। जापान के बारे में आप सभी जानते हैं, जापान के पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत उन्नत है क्योंकि तकनीकी विकास उसने किया है। यहाँ जैसे इसको गौर से देखना चाहिए, मानव लिखा हुआ है और मानव के तीन दिशाओं में तीन चीजें आप देख रहे हैं। पहला जैसा देख लीजिए, पर्यावरण लिखा हुआ है। पर्यावरण समझ रहे हैं, एनवायरमेंट समझते हैं आप लोग। तो पर्यावरण का दो शब्द यहाँ आता है, देखो यह लिखा हुआ परि और ये परि लिखा हुआ है, सॉरी परि लिखा हुआ है प्लस लिखा हुआ आवरण। परि और आवरण से पर्यावरण होता है। परि का मतलब होता है चारों तरफ, आवरण माने ढका हुआ है। मानो जिन सारी चीजों से ढका हुआ वही तो पर्यावरण है, एनवायरमेंट वही होता है। तो हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें होती है, कुछ जैविक है, कुछ अजैविक है, भौतिक है, बहुत सारी चीजें होती है। तो चलिए पर्यावरण के बारे में हम जान गए। मानव पर्यावरण से प्रभावित होता है। पर्यावरण की बहुत सारी चीजों का हम उपयोग करते हैं, जैसे पानी है या उसके साथ वायुमंडल है, हवा है, ये सारी चीजें देख रहे हैं। सागर को आप देख रहे हैं, नदियों को देख रहे हैं, झील झरनों को देख रहे हैं, पहाड़ों को देख रहे हैं, सब ये पर्यावरण का एक रूप जिससे हम लोग घिरे हुए हैं, सब पर्यावरण हमारा है। अब उसके बाद देखिए मानव क्या है, तकनीकी विकास करता है। तकनीकी आप समझ रहे हैं, बहुत सारी मशीन होती है जिसका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं। मशीनों से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, तो उसका हम उपयोग करते रहते हैं। तो मानव इससे भी प्रभावित हुआ। अगला एक पॉइंट देख रहे हैं, संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं जो हमको हेल्प करती है किसी न किसी रूप में। आप मैट्रिक की परीक्षा देंगे, इंटर की परीक्षा देंगे, वहां पर जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा किसी न किसी संस्था से वो मिलता है। तो संस्था भी हमारे लिए आवश्यकता है। हमने पहले कहा था जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वही तो संसाधन होता है। तो संस्थाएं भी हमारे लिए आवश्यकता का एक रूप हो जाता है। मानव भी संसाधन है, मानव से मानव की आवश्यकताएं पूरी होती है, तो मानव भी संसाधन है। एक शिक्षक जो बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, बच्चों की जरूरत है पढ़ाई लेना और शिक्षक उसकी पूर्ति करता है, शिक्षक भी एक मानव है, वो संसाधन हुआ। और शिक्षक को रुपये की जरूरत होती है, रुपये बच्चों से आती है, तो बच्चे उनके लिए संसाधन है। तो मानव भी हमारा एक संसाधन है। तो मानव को प्रभावित करने वाले तीन तत्व यहाँ लिखा हुआ, एक पर्यावरण, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो पर्यावरण है, वायुमंडल जिसको आप कह सकते हैं, धरातल पर बहुत सारी चीजें होती है, सब पर्यावरण है। तो ये तीन चीजों की चर्चा हमने कर लिया। जब से जानना हमको ये है कि बहुत सारे संसाधन जो था मानव बनाता है। अभी हमने जापान के बारे में कहा, जापान में संसाधन बहुत कम है, लेकिन तकनीकी विकास करके वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली देशों में से एक माना जाता है। बुद्धि विवेक का प्रयोग किया, जिसके यहाँ मानव ज्यादा वो भी एक तरह से देखिए संसाधन उसके पास है। अब जैसा ध्यान से देखना है, बहुत सारे संसाधन बनाए जाते हैं। एक व्यक्ति का नाम आप जरूर सुने होंगे, बहुत बड़ा भूगोल का वेत्ता व्यक्ति था, वो ज्ञाता आदमी है, जिमरमैन। जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, माने संसाधन को बनाया जाता है, हम उसका निर्माण करते हैं। जिस मकान में आप रहते हैं, जहां हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये मकान है, मकान बना हुआ थोड़ा था, बनाया गया है। मिट्टी से मानव ने ईंटा बनाया और ईंट से देखिए मकान बना दिया, तो ये बनाया गया है, बना हुआ थोड़ा था। जिमरमैन का कहना बिल्कुल सही लग रहा है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, बनाए जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। आगे जैसा देखिए, इसका वर्गीकरण करके हम देखना चाह रहे हैं। संसाधनों का वर्गीकरण लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज।
इंग्लिश वाले बच्चे जानते होंगे इस बात को। तो बहुत सारे भागों में इसको डिवाइड करके देखा गया, वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। यहां देखिए उत्पत्ति के आधार पर लिखा हुआ है, 4 भाग में इसको विभाजित करके हम देख रहे हैं। पहला देखिए उसमें उत्पत्ति के आधार पर है, माने उत्पन्न हुआ है, प्रोडक्ट कैसे हुआ है वो शो करें। उसके आधार पर 2 बातें हैं, जैव और अजैव। जैव माने जिसमें जीवन है और अजैव माने जिसमें जीवन नहीं है। टेबल है, कुर्सी है, बेंच है, किताबें हैं, ये देखिए अजैव है, उसमें जीवन नहीं है, लेकिन उसकी आवश्यकता हमें होती है। आप कलम से लिख रहे हैं, किताब को पढ़ रहे हैं, उसमें जीवन नहीं है, लेकिन हमारी आवश्यकता है उसकी, तो वो संसाधन है, लेकिन कैसा है? अजैव। और देखिए जीव है, बहुत सारे घोड़े, हाथी, गाय, बकरी को आप देख रहे हैं, उसमें जीवन है, लेकिन हमारी आवश्यकता है। आप दूध का सेवन करते हैं, दूध गाय से प्राप्त हो रही है हमें, तो गाय हमारे लिए किसी न किसी रूप में क्या हो गया? संसाधन हो गया। तो जीवन है उसमें और इसकी उत्पत्ति हुई है, किसी न किसी रूप में उत्पत्ति हुई है। तो एक होता है जैव और एक होता है अजैव। जिसमें जीवन है, दुनिया की वे सारी चीजें जिसका उपयोग हम लोग अपने जीवन में करते हैं, यदि उसमें जीवन है तो वह जैव है, जिसको सजीव आप कह सकते हैं। जिसमें जीवन नहीं है वह अजैव है। पहाड़ है, मिट्टी है, नदी है, ये सब में जीवन, सूरज है, चांद है, तारे हैं, ये सब में जीवन नहीं है, अजैव है, लेकिन आवश्यकता उसकी है। सूरज हमें रोशनी दे रहा है तो संसाधन हो गया। चांद की रोशनी का हम उपयोग करते हैं, नदी के पानी को हम लोग पीते हैं। आगे जैसे देखिए दूसरा उपयोगिता के आधार पर लिखा हुआ है। यूटिलिटी आप समझते हो, उपयोगिता के आधार पर है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ध्यान दीजिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इससे रहेगा, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण दें। सीधी सी बात है, नवीकरणीय माने जिसका नया रूप हो सके, फिर से हम उसका निर्माण कर सके, वह नवीकरणीय है। और जिसका उपयोग मात्र एक बार होता, दोबारा नहीं हम प्राप्त कर सकते हैं, वह अनवीकरणीय होता है। अनवीकरणीय, कोयला, कोयला को मानव जलाता है और जलाने के बाद वो राख हो गया, और राख से फिर दोबारा कभी कोयला नहीं बनता है, वो राख राख ही रह गया, तो कोयला हो गया अनवीकरणीय, क्योंकि फिर से हम उसको नहीं बना सकते हैं। लेकिन जल, पानी को यदि ठंडा कर दिया जाए तो वो बर्फ होगा, और बर्फ को फिर पिघलाइएगा तो फिर पानी बन जाएगा, तो पानी को फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं। धरातल पर जो नदियों में पानी है, तालाब में पानी है, या कहीं और पानी है, वो पानी गर्म होकर के वाष्पित होकर के ऊपर जाती है, एवापोरेशन होता है उसका, वाष्पीकरण जिसको कहते हैं आप, वो वाष्पित होकर बादल बन गया, और बादल बन के वर्षा के रूप में फिर से नीचे आ जाएगा। तो वहां पर जो होता है, पानी आपस में जुड़ जाता है, जिसको कहते हैं कंडेंसेशन, संघनन की क्रिया होती है, और वो फिर वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है। नदी तालाब में प्राप्त हुआ, फिर वाष्पित होकर ऊपर गया, तो पानी का चक्र चलता रहता है, जिसको जल चक्र आप कहते हैं। तो पानी फिर से पानी बन के आ जाता है, तो नया रूप होता है, बार बार नया बनता है वह, इससे वो नवीकरणीय हुआ। लकड़ी को आप अनवीकरणीय कहिएगा, लकड़ी जल गई तो फिर लकड़ी नहीं मिलेगा, लेकिन जंगल जो है नवीकरणीय है, क्योंकि जंगल के पेड़ों को हम काटेंगे, वह पेड़ फिर उगेगा, जंगल फिर से प्राप्त हो जाएगा, तो जंगल हो जाएगा नवीकरणीय, लेकिन लकड़ी और कोयला ये सब अनवीकरणीय आता है। अगला जैसा देखिए, स्वामित्व के आधार पर। स्वामी माने समझते हैं मालिक, किसी व्यक्ति विशेष को मालिक तुम आप कह सकते हैं। हर वस्तु का कोई ना कोई मालिकत्व तो होता है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। ये देखिए, पहला है व्यक्तिगत, प्राइवेट चीजें बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके घर में गाड़ी मोटर है, आपका मकान है, ये सब क्या है? व्यक्तिगत है, एक व्यक्ति का अधिकार होता है। निजी जिसको आप कहते हैं वो व्यक्तिगत होता है। कुछ है सामुदायिक, खेल का मैदान है, मंदिर है, सड़कें हैं, ये सारी चीज पूरे समुदाय का अधिकार है, पूरे समाज के लोगों का अधिकार होता है। तो ये हो गया सामुदायिक, जिस पर सबका अधिकार हो, कोई एक व्यक्ति का अधिकार होता नहीं है। और अगला देख रहे हैं आप, राष्ट्रीय है। राष्ट्र की सीमा के अंदर जो अधिकार होता है, राष्ट्र के अंदर जो चीजें होती है, सरकार का जिस पर अधिकार है, वो पूरे राष्ट्र की संपत्ति मानी जाती है।
देश के अंदर जो धरातल है, देश के अंदर जो नदियां हैं, देश के अंदर जो जंगल है, गांव ग्राम शहर, ये सारी चीजें जो राष्ट्रीय संपत्ति है। जमीन के अंदर से जो खनिज संपदाएं प्राप्त होती है वो राष्ट्र की होती है, उस पर पूरे लोगों का अधिकार है, पूरे देश का अधिकार है। तो कुछ राष्ट्रीय संपत्ति होती है और एक लास्ट में देख रहे अंतरराष्ट्रीय, पूरे विश्व समुदाय का जिस पर अधिकार होता है वो अंतरराष्ट्रीय होता है। सागर एक देश का नहीं होता है, वायुमंडल एक देश का नहीं, सूरज पर एक आदमी का अधिकार है क्या, चांद पर एक आदमी का अधिकार क्या, पूरे विश्व का अधिकार है। तो पूरे विश्व का अधिकार हो, उसी को हम अंतरराष्ट्रीय कहते हैं। तो यहां जैसा देखिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय थोड़ा सा अंतर है। राष्ट्र की सीमा के अंदर और राष्ट्र की सीमा से थोड़ा सा बाहर जाइएगा वो भी राष्ट्रीय हो जाता है। राष्ट्र की सीमा के अंदर थोड़ा सा 200 किलोमीटर आपको बाहर जाना, जैसा इसको समझ लीजिए, राष्ट्रीय को जैसा ध्यान से समझिएगा इसको। ये देखिए थोड़ा सा एक मैप हम बता रहे हैं आपको। ये देखिए थोड़ा सा मैप देखिए, जगह नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत है। यहां पर देखिए भारत की सीमा के अंदर जो चीजें वो राष्ट्रीय संपत्ति हो गई और इसके 200 किलोमीटर बाहर का जो क्षेत्र होता है वो अंतरराष्ट्रीय है, लेकिन 200 किलोमीटर देश की सीमा के अंदर है। ये मान लीजिए यहां तक 200 किलोमीटर है, यहां से यहां तक की जो दूरी है इसके अंदर जो भी चीजें होती है इस देश का अधिकार इस पर हो जाएगा। यहां पर देखिए इसके बगल में देखिए ये आपका पाकिस्तान है, ये देखिए ये देखिए ये पाकिस्तान है। अब यहां देखिए ये मुंबई आपका है, ये मुंबई से 175 किलोमीटर दूर, 175 देखिए 175 किलोमीटर इतनी दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है मुंबई हाई। ये मुंबई हाई है जहां पेट्रोल निकलता है, बहुत ज्यादा पेट्रोल, भारत का सबसे ज्यादा पेट्रोल यही मुंबई हाई से निकल रहा है। लेकिन यहां से यहां तक की दूरी जो है ये 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर के अंदर का जो क्षेत्र है वो भारत के अधिकार क्षेत्र में आएगा। चूंकि इसकी दूरी हम 175 बता रहे हैं, मुंबई से 175 किलोमीटर की दूरी पर मुंबई हाई है। अब मुंबई हाई 200 के अंदर पड़ता है, इससे उस पर भारत का अधिकार है। यह आर्थिक सीमा क्षेत्र के अंदर है, उस पर किसी और देश का कोई अधिकार होता। भारत के लोग 200 किलोमीटर के अंदर जो भी चीजें निकलेगी, पेट्रोलियम पदार्थ हो या कोई खनिज संपदाएं हो, वो सब भारत के अधीनता में आ जाता है। तो ये हम बता रहे हैं, देखिए राष्ट्रीय सीमा के अंदर राष्ट्रीय क्षेत्र माने जाते हैं। अब जैसे वो अंतरराष्ट्रीय बता रहे तो उसमें हम बता रहे थे पूरे सागर, यहाँ देख रहे इसके नीचे इधर देखिए बंगाल की खाड़ी, ये सब है। इसके नीचे आप आइए तो हिंद महासागर यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ इधर आइए तो ये अरब सागर का क्षेत्र है। तो ये बाहर का क्षेत्र 200 किलोमीटर के बाहर का जो क्षेत्र है वो अंतरराष्ट्रीय संगठन का अधिकार होता, अंतरराष्ट्रीय समिति उसका निर्धारण किया करती है, उस पर किसी देश का अधिकार होता नहीं है। और लास्ट में देख रहे विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के हैं। एक है संभाव्य, संभाव्य माने जिसकी संभावना है अभी वो प्राप्त हुआ नहीं है, बहुत सारी संभावना। ये देखिए थोड़ा सा भी इसीलिए मैं बता के थोड़ा सा दे दिया। ये देखिए गुजरात है, यहां से यहां जो क्षेत्र देख रहे क्या है, ये आपका गुजरात है, ये गुजरात का क्षेत्र है। और यहां जो देख रहे ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश आप समझते होंगे, अरुण माने होता है सूरज, और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश का मतलब सबसे पहले जहां सूरज दिखाई पड़े उसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। भारत का सबसे पूर्वी जो क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे पूर्व वाला जो स्थान, यहां पर एक स्थान जो देख रहे हैं, यहां पर भारत का सबसे पहले सूरज का जो उदय होता है, सबसे पूर्वी सीमा क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश का वो आता है तलचर। यहां देखिए नाम है तलचर, हमने नाम बताया। ये सबसे पूर्व, भारत का सबसे पूर्व का जो क्षेत्र तलचर, यहीं से सूरज की पहली किरणें स्पर्श की जाती है। और भारत के सबसे पश्चिम में यहाँ देखिए पोरबंदर है,
गुजरात के सबसे किनारे सबसे लास्ट में पोरबंदर आता है। तो यहाँ देखिए तलचर से लेके गुजरात का देखिए पोरबंदर तक का सीमा क्षेत्र हम बता रहे हैं। तो ये देखिए गुजरात का जो क्षेत्र है, यहीं पर एक नाम आप सुनेंगे भुज। ये देखिए गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है भुज। अब भुज नामक स्थान पर पवन चक्की लगाई गई है, पवन के माध्यम से बिजली का उत्पादन हो रहा है, सौर प्लांट वहां पर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर बिजली के उत्पादन की बहुत ज्यादा संभावना है, लेकिन अभी उसकी पूर्ति हो पाती नहीं है। ये हिमालय के क्षेत्र देखिए, यहाँ से यहाँ का हिमालय पर्वत फैला हुआ है। हिमालय पर बहुत प्रकार की खनिज संपदाएं हैं, लेकिन अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ। इस बिहार को देख लीजिए, ये देखिए बिहार का एक नक्शा आपको हमने बता दिया। यहीं पर देखिए, आप बिहार के रहने वाले, बिहार को नहीं जाए तो फिर कैसे काम चलेगा है? ये देखिए बिहार है, यहाँ पर देखिए ये आपकी राजधानी है पटना, और यहाँ से यहाँ देखिए ये टूट गया, ये देखिए टूट गया, ये झारखंड हो गया, नीचे झारखंड है। और ये देखिए पटना है, पटना के बगले से देखिए यहाँ से गंगा नदी बहती है, और गंगा नदी के द्रोणी में, द्रोणी माने उसके अगल बगल जो गड्ढे वाले भाग उसको द्रोणी कहते हैं। गंगा के द्रोणी में पेट्रोलियम की संभावना है, अभी खोज हो रही, वहां पर पेट्रोल निकलने की संभावना अभी प्राप्त हुआ नहीं है। तो ये देखिए हो गया संभाव्य, जिसकी केवल संभावना हुई है। उम्मीद करते हैं कि वो सारी चीजें हमें प्राप्त होगी, लेकिन अभी प्राप्त हुई नहीं है। दूसरा देखिए विकसित, माने जिसकी खोज हो चुकी है, जिसके बारे में हमें जानकारी मिल चुकी है, वो विकसित में आ जाता है। इस भारत में सबको पता है पेट्रोलियम पदार्थ तो बहुत कम है हमारे पास, पूरे विश्व में जितना पेट्रोलियम मुश्किल से 1% भारत में पाया जाता है। तो ये देखिए असम का क्षेत्र, यहाँ जो देख रहे हैं ये असम है आपका, और असम के बगल में यहाँ देखिए डिगबोई एक जगह है, डिगबोई याद रखिएगा, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। असम का एक जगह है डिगबोई, जहां पर पेट्रोलियम की खोज सबसे पहले भारत में हुई थी। और पेट्रोलियम के मामले 2-3 बातों की हमने चर्चा किया। अभी देखिए मुंबई हाई बता रहे थे, ये देखिए सागर में, अरब सागर में पड़ जाता है, 175 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो भारत का अधिकार है, क्योंकि हमने कहा 200 किलोमीटर तक देश का अधिकार होता है। तो मुंबई हाई से पेट्रोल निकल रहा है। यहाँ देखिए ये हमने कहा अभी असम से प्राप्त हो जाता है। यहाँ देखिए गुजरात में देखिए अंकलेश्वर एक जगह है, वहां से भी पेट्रोलियम पदार्थ निकल रहा है। दक्षिण भारत में देखो कृष्णा नदी की ये जो क्षेत्र है वो घाटी है, वहां से भी प्राप्त हो रही है। राजस्थान से भी थोड़ी से देखिए पेट्रोलियम भी प्राप्त हो रही है। तो चलिए विशेष उसकी चर्चा भी कर रहे हैं। विकसित माने वैसे संसाधन जिसकी खोज हो चुकी है, हम उसे प्राप्त कर चुके हैं, वो विकसित हो चुका है। अब अगला बता रहे भंडार, भूमि के अंदर वो सीमित है, लेकिन अभी उसको और तकनीकी विकास के माध्यम से प्राप्त किया जाना है, अभी प्राप्त हुआ नहीं है। भंडार अवस्था में धरातल के अंदर, अभी देखिए कुछ दिन पहले आपको पता होगा शायद, यही बगल में राजगीर नवादा जिला का राजगीर आप समझ रहे हैं, वहां पर उम्मीद किया जाता है कि जमीन के अंदर सोने का कुछ भाग है, लेकिन खुदाई अभी तक नहीं हुई है, भंडार अवस्था में पड़ा हुआ है। अभी आप लोग लगातार न्यूज में देख रहे हैं, जम्मू में देखे सोने की खोज हुई है, ये मुंगेर वाला क्षेत्र में, तो वो मुंगेर में बहुत सारे सोने की बात लोग करें कि अभी वहां सोना प्राप्त हो सकता है, अभी उसकी जानकारी पूरी तरह से नहीं हुई है, लेकिन भंडार अवस्था भूमि के अंदर कहीं छुपा हुआ है। तो ये भंडार है। और संचित में देख रहे हैं बहुत सारी चीजें जो हम निकाल लिए हैं और स्टोर करके कहीं ना कहीं हम रख दिए हैं, तो वो संचित संसाधन हो गया। तो हमने संसाधनों को 4 वर्गों में विभाजित करके देखा, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। इसी को दूसरे अर्थों में इस प्रकार भी कुछ लोग, तो देखिए बच्चे अभी तो हम बहुत सारी बातों की चर्चा कर दिए, और एक ही बात में बहुत कुछ हम बता देंगे तो शायद आप उस बात को भूल जाएंगे, बहुत ज्यादा स्टोर नहीं कर पाएंगे, दिमाग भी नहीं कैच कर पाता उतना चीज, है ना। अब देखिए बहुत सारा इसी चीज का दूसरा रूप यहाँ हमें बताना है, इसी को दूसरे तरह से हम इसको समझाना चाह रहे हैं। लेकिन एक बार में शायद ये भी आप भूल जाएंगे, ये भी आप भूल जाएंगे। इससे थोड़ा सा टॉपिक आज हमने बता दिया, दूसरे दिन हम इसकी चर्चा करेंगे, इसके बारे में डिटेल्स में आपको बताना है। अब देखिए बहुत सारी बातें जो आपको नहीं समझ में आया होगा, ये देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसके माध्यम से आप अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं, उस पर हम क्लियरेशन उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो दूसरे दिन हम इसकी चर्चा करेंगे।